last two class we have discussed about respiration. Today we are going to discuss about conclusion of respiration. Respiration. What is respiration? Respiration is a process in which ventilation mechanism, transport of gas and oxidation of food material take place. रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेंटिलेशन मैकेनिज्म होता है, गैस का ट्रांसपोर्ट होता है और फूड का ऑक्सीडेशन मटेरियल होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसी के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक दिया गया: वेंटिलेशन मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल विद इन द सेल। आज हम बात करेंगे वेंटिलेशन मैकेनिज्म के बारे में। वेंटिलेशन मैकेनिज्म में एयर हमारे बॉडी के अंदर आता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये एक प्रोसेस के द्वारा निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलेशन मैकेनिज्म। तो वेंटिलेशन मैकेनिज्म में मूवमेंट होता है रिब्स और डायफ्राम का। वेंटिलेशन मैकेनिज्म यानी ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस इन विच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ये जो है इसका मैकेनिज्म है। इसमें एयर जब इंटर करता है हमारे बॉडी में, डायफ्राम लॉवर होता है और फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम नीचे जाता है और फ्लैट हो जाता है और रिब मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब ऊपर की ओर और बाहर की ओर मूव करता है, तब जो है कि एयर हमारे बॉडी में इंटर करता है। इसके बाद जब एक्सहालेशन होता है तब डायफ्राम ऊपर उठता है और डोम शेप्ट हो जाता है और रिब जो है इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तब ये गैस हमारे शरीर में जाता है और निकलता है। ये वेंटिलेशन मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। नोज के द्वारा हमारे शरीर में एयर प्रवेश करता है तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया, डायफ्राम नीचे जाता है और फ्लैट हो जाता है। रिब का जो मूवमेंट होता है अपवर्ड और आउटवर्ड होता है, तब गैस हमारे बॉडी में इंटर करता है। जब हम लोगों को गैस को छोड़ना होता है नोज के द्वारा, तब एक्सहालेशन होता है। एक्सहालेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इसमें डायफ्राम ऊपर उठता है और डोम शेप्ट हो जाता है और रिब इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। तो तब ये वेंटिलेशन मैकेनिज्म होता है। तो हमारे वेंटिलेशन का मतलब जैसे कमरा में एयर आता है और जाता है। वेंटिलेशन का काम है कि कैसे हमारे रूम में एयर आएगा और घर में एयर बाहर जाएगा। तो ये वेंटिलेशन है। इसमें कुछ मैकेनिज्म है। इसमें रिब और डायफ्राम का मूवमेंट होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में नोज के नोस्ट्रिल के द्वारा, नेसल कैविटी के द्वारा, फेरिंग्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, ब्रोंकस के द्वारा, ब्रोंकाई के द्वारा हमारे शरीर में के लंग्स में एयर पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। वो जो एल्वुलाई में जमा रहता है ऑक्सीजन, और उसमें अल्वलाई के बगल में, अल्वलाई के मिडिल में रिच ब्लड वेसल होता है, कैपिलरी होता है। तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर के, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरी में जाता है। ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। वहां से वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर के हर सेल तक, कैपिलरी पहुंचता है
और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, सेल में ऑक्सीजन का यूजअप होते रहता है और वहां से फिर जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वहां फिर ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज होकर के ब्लड कैपिलरी में आता है और ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रिवर्स प्रोसेस के द्वारा ब्लड कैपिलरी के द्वारा लंग्स तक आता है, लंग्स से एल्वेलाई में डिफ्यूज करता है, एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से फेरिंग्स में और फेरिंग्स से नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से नोस्ट्रिल के द्वारा पास आउट होता है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो डिफ्यूजन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर आधारित है और ये कंसंट्रेशन बढ़ता करता है तो इसे डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। और एक बात हम जान लें कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में रहेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, क्योंकि वो ज्यादा एफिनिटी शो करता है और दम घुटने का प्रॉब्लम हो सकता है इससे। इसीलिए पॉइजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये मैंने बात किया था वेंटिलेशन मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की बात हम लोग आज बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल जो होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में आता है। सेलुलर रिस्पायरेशन को इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेव साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ये पायरुविक एसिड में बदलता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होकर के फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है तो उसमें ये इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसमें जिसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम लोग जो बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। वन इज anaerobic respiration, other is anaerobic respiration. If respiration take place in absence of oxygen, then this type of respiration is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration में जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होता है, यानी 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और ये ईस्ट में होता है इथाइल अल्कोहल। कभी कभी हमारे मसल्स में हैवी एक्सरसाइज करने के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में जो है पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो इसमें भी कम मात्रा में एनर्जी होती है और मसल्स में सेंसेशन होता है। दूसरा टाइप का जो रिस्पायरेशन है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें 2 स्टेप होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेव साइकिल। क्रेव साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो हम लोग बात करेंगे
ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट स्टेप में और पायरुविक एसिड बनता है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसको जब ईस्ट में होता है इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यहां से जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी बनता है। वहां से उसका जो है फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है तो एटीपी बनता है, और एटीपी का जो है फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है लिपमैन ने एटीपी पर बहुत काम किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहा जाता है। इसका खोज कार्ल लोमेन ने किया था और इस पर बहुत सारा वर्क हुआ था। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। और आज अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मोस्ट कॉमन मेथड है रिस्पायरेशन का, और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इट इज ए रेयर अकरेंस। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ। एरोबिक रिस्पायरेशन जीवन भर होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है बॉडी में। और एनर्जी जो है एनर्जी लिबरेटेड इज 686 किलो कैलोरी। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होता है 686 किलो कैलोरी, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में 56 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन ओनली टेक प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है यह एक स्लो प्रोसेस है, और इससे कोई हार्म नहीं होता है प्लांट या एनिमल्स में। और एनारोबिक रिस्पायरेशन से जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक सब्सटेंस, ये प्लांट और एनिमल के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हमने देखा रिस्पायरेशन का डिफरेंट एस्पेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन ये दो प्रकार का होता है रिस्पायरेशन एनिमल में। एक एक्सचेंज, ये जो है क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन, ब्रेकियल रिस्पायरेशन, ट्रेकियल रिस्पायरेशन और पल्मोनरी रिस्पायरेशन। 3 प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, और ये अमीबा में होता है, और अर्थवर्म, लीच, ये सब में जो होता है क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनली है, ये वाटर एक्वेटिक, इसका हैबिटेट एक्वेटिक है, और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, वो डिफ्यूज होकर के अमीबा के बॉडी में जाता है, और डिफ्यूज होकर के वो डाइजेस्टेड फूड से कंबाइन करके ऑक्सीडेशन करता है, फूड का एनर्जी रिलीज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के शरीर से बाहर निकलता है। यही प्रोसेस जो है हायर ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म है और लीच है, ये प्रोसेस से होता है। और ब्रेकियल रिस्पायरेशन गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल में होता है, जैसे फिश,
टैडपोल लार्वा, क्रेब, प्रॉन, ये सब ऐसे एनिमल है जिसमें ब्रेकियल रिस्पायरेशन होता है। और गिल्स के चारों तरफ जो है एक फिलामेंटस गिल्स बना होता है, उसके ऊपर ओपर्कुलम होता है और वो पानी को स्लोइंग करता है, स्लोइंग करके वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और रिवर प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। ये जो है फिश टैडपोल लार्वा में होता है जनरली गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन। स्किन के द्वारा जो रिस्पायरेशन होता है वो एनिलिड में, कुछ एम्फेबियंस में इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। ट्रेकियल रिस्पायरेशन जो होता है इंसेक्ट में होता है, इसमें ट्रेकिया होता है और एस्पायरिकल के द्वारा ट्रेकिया खुलता है। ये हमेशा इसमें एयर आते जाते रहता है, इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं, एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होता है और इससे जो है कि जिस जीव में ये रहता है इससे ये थकता नहीं है। तो आज हमने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्पायरेशन बाय लंग्स और लंग रिस्पायरेशन। तो लंग्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। ये इसमें 2 स्टेप होता है, एक ट्रैक 2 पार्ट होता है इसमें, रिस्पायरेटरी ट्रैक और लंग्स। रिस्पायरेटरी ट्रैक जैसा हमने लास्ट क्लास में बात किया, नॉस्ट्रिल नेसल कैविटी में खुलता है, नेसल कैविटी फेरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स ट्रेकिया में खुलता है एपिग्लोटिड के द्वारा और एपिग्लोटिड जो है ट्रेकिया में खुलता है, ट्रेकिया जो है ब्रोंकस में खुलता है, ब्रोंकस एल्वोलाई में खुलता है, एल्वोलाई जो है एल्वोलाई लंग्स में एल्वोलाई होता है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो ये सारा सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो ये ट्रैक जो है, ट्रैक जहाँ से नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकस आता है, इसको रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं। और लंग्स, 2 पेयर लंग्स होता है ह्यूमन में, ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसको पल्मोनरी मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लूइड रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जिसको हीट शॉक रिफ्लेक्शन से बचाता है। और ये जो है 2 होता है और लेफ्ट साइड में कार्डियक नोच होता है, बीच में हार्ट भी होता है जिसको सीमित करके रखता है। आगे साइड लंग्स में जो है रिब्स होता है और स्टर्नम रहता है, पीछे जो है बैकबोन होता है जो हार्ट को सीमित बनाए रखता है। ये जो है थोरैक्सिक कैविटी में होता है। तो ये सब बात किए हम लोग आज इसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस लाइट की उपस्थिति में होता है, यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और ये फोटोसिंथेसिस सभी ग्रीन प्लांट सेल में होता है, जबकि रिस्पायरेशन ऑल लिविंग सेल में होता है। तो जो है इन प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज है, जबकि इन प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन का वो है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। आज हम लोग यही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे और जो नहीं होगा क्वेश्चन आंसर भेजेंगे और हम लोग बात करेंगे।